हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी लोग का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने डीपीएसपी देखा था, फंडामेंटल ड्यूटीज देखा था और राष्ट्रपति के बारे में हम लोगों ने चीज़ों को देखा था। ठीक है, आज मैं प्रयास करूंगा कि उपराष्ट्रपति और उसमें प्रधानमंत्री, ये सारी चीज़ों को हम लोग जितना भी टॉपिक हो सकता है हम लोग यहाँ पे देखने का आज प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पर हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में चीज़ों को समझते हैं, पढ़ते हैं क्या दिया गया है। ये जो दिया गया है भारत के उपराष्ट्रपति, ये सारा चीज़ दिया गया है, ये हामिद अंसारी तक दिया गया। उसके बाद अभी जो वर्तमान में जो राष्ट्रपति जो हैं, उपराष्ट्रपति, ये सारा चीज़ आप लोग देख लेंगे अच्छे से। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हम लोग यहाँ पर मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ उसको समझिए। संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति बनाया गया है। सवाल पूछता है कि भारत में कौन सा ऐसा पद है, जब भारत में कौन सा ऐसा सदन है जो उस पद पे जो व्यक्ति रहता है लेकिन उस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में काम करते हैं। और ये वर्णन किया गया 64 में, आर्टिकल्स 64 में इसका वर्णन किया गया। बोल रहा है कि राज्यसभा के बैठकों की जो अध्यक्षता उपराष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति ही करता है। आगे देखेंगे, यदि भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए अथवा वह त्याग पत्र दे दे अथवा महाभियोग प्रक्रिया द्वारा अपना पद छोड़ना पड़े अथवा अनुपस्थिति या बीमारी के कारण या वह अपने कृत्यों को करने में असमर्थ हो तो उपराष्ट्रपति उसके कार्यों का निर्वहन करता है। यानी कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। और यह वर्णन किया गया अनुच्छेद 65 में। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद यहां पे बोला कि निर्वाचक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के नागरिक, जैसे बोला है कि ये जो है संवैधानिक व्यवस्था के माध्यम से कि व्यवस्थापिका है, बहुमत प्राप्त दल, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, इन सारा चीज़ों के बारे में देखेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ से चलिए, यहाँ पे बोल रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रावधान करता है। यानी अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है। उसके बाद बोला है कि उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित अर्हताएं रखी जाती है। यानी उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। तो पहला है वह भारत का नागरिक हो, दूसरा है उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, तीसरा बोला कि वह राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, चौथा बोल रहा है कि संसद के किसी सदन अथवा विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य न हो और यदि वह उक्त में से किसी सदन का सदस्य हो तो उसे सदस्यता छोड़नी पड़ती है। यानी किसी लाभ के पद पे न हो। यहाँ पे दे रहा है कि वह किसी लाभ के पद पे न हो। मैंने कल ही बताया था कि लेकिन लाभ के पद का निर्धारण कौन करता है, तो लाभ के पद का निर्धारण खुद संसद करती है कि कोई व्यक्ति लाभ के पद पर है या नहीं है। आगे आइए, उपराष्ट्रपति का चुनाव एक ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जो संसद के दोनों सदनों के संसद का मतलब लोकसभा तथा राज्यसभा, जो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनता है। यानी कहने का मतलब याद रखिए, कल मैंने बताया था कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें संसद के यानी लोकसभा तथा राज्यसभा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। दूसरा, जो राज्य विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य यहाँ पर भाग लेते हैं। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूंगा उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, अगर मैं बात करूं तो वाइस प्रेसिडेंट में संसद के दोनों सदनों के
सदनों के सदस्य भाग लेते हैं, सदस्य भाग लेते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के निर्वाचित सदस्य हम लोग वहाँ पे बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे संसद के दोनों सदन। आगे बोला है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। मैंने अभी बताया यहाँ पे कि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और उपराष्ट्रपति के चुनाव में और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल मैं बता रहा हूँ, ओनली केवल संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। आगे बोला है कि जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, नहीं लेते, उपराष्ट्रपति के चुनाव में वे भी भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों और शंकाओं का समाधान सर्वोच्च न्यायालय में ही किया जा सकता है। जिस तरह अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद उत्पन्न हो रहा है तो उसका निपटान कहाँ पे होगा? सर्वोच्च न्यायालय में होता है। उसी तरह उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी अगर कोई व्यवधान पैदा हो रहा है, ठीक है ना, अगर कोई विवाद उत्पन्न हो रहा है तो उसका भी समाधान कहाँ पे होगा? सर्वोच्च न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में ही होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे चलिए देखिए क्या बोला है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों और शंकाओं का समाधान सर्वोच्च न्यायालय में ही किया जा सकता है और तत्संबंधी उच्चतम न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है। यानी अगर जो उच्चतम न्यायालय जो भी चीज बोलेगा उसका निर्णय अंतिम माना जाएगा, उसका निर्णय क्या माना जाएगा? अंतिम माना जाएगा। ठीक है, आगे बोला है कि भारत का उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के अवधि के लिए चुना जाता है, किंतु इस अवधि के पहले भी राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देकर अपना पद त्याग सकता है। यानी अगर बोलेगा कि वाइस प्रेसिडेंट अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो वाइस प्रेसिडेंट अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है, आगे बोल रहा है यदि राज्यसभा बहुमत से संकल्प पारित कर दे जिसे लोकसभा अपने साधारण बहुमत स्वीकृत कर ले तो उपराष्ट्रपति को अपना पद त्यागना पड़ता है। ठीक है, दूसरा बोला कि उल्लेखनीय है कि उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया से अत्यंत सरल है, जबकि राष्ट्रपति को हटाने के लिए संविधान में महाभियोग की प्रक्रिया, कल मैंने बताया था कि संविधान में महाभियोग की, जिसको इम्पीचमेंट बोलते हैं, तो महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो संविधान के आर्टिकल 61 में किया गया है। ठीक है, बोला जिसके पारित होने के लिए लोकसभा और राज्यसभा का 2/3 बहुमत होना आवश्यक है। उपराष्ट्रपति को दोनों सदनों के साधारण बहुमत से पारित संकल्प द्वारा ही हटाया जा सकता है। ठीक है, जबकि राष्ट्रपति को एकमात्र संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही हटाया जा सकता है, उपराष्ट्रपति को किसी भी आधार पर हटाए। यानी बोल रहा है कि राष्ट्रपति को हटाने की जो आधार होगी वो संविधान के नियमों के उल्लंघन का आधार होगा, जबकि उपराष्ट्रपति को किसी भी आधार पर उनको हटाया जा सकता है उनके पद से। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे प्रधानमंत्री, हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री के बारे में। चलिए अब हम लोग शुरू करेंगे यहाँ पे प्रधानमंत्री। अच्छे से थोड़ा चीज़ों को समझिएगा यहाँ पे कि प्रधानमंत्री जो है वो क्या है, कैसे काम करते हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में। बोला कि 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई है। पहले तो ये याद रखना है कि 3 ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। दूसरा है कि वीपी सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो लोकसभा में विश्वास मत नहीं प्राप्त कर सके, इसलिए उनकी सरकार गिर गई। अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी सरकार अविश्वास प्रस्ताव के दौरान एक मत से गिर गई थी। ये दो तीन चीजें जो फैक्ट के रूप में हम लोग को देखना है। पहला है
कि अगर पूछ दिया कि कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनका मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी, तो जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। उसके बाद बोल रहा है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो लोकसभा में विश्वास मत नहीं प्राप्त कर सके, इसलिए उनकी सरकार गिर गई। अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी सरकार अविश्वास प्रस्ताव के दौरान एक मत से गिर गई थी। ठीक है, आगे उसके बाद हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे आगे हम लोग बात करेंगे। चलिए यहां से थोड़ा चीजों को समझने का प्रयास करेंगे और अच्छे समझने का प्रयास करेंगे। बोला है कि भारत जैसे संसदीय शासन व्यवस्था वाले देशों में प्रधानमंत्री का पद अत्यंत महत्व का होता है, क्योंकि संसदात्मक व्यवस्था में वास्तविक शक्तियां मंत्री परिषद के पास होती है। बोला है कि संसदीय व्यवस्था में जो वास्तविक पावर है वो किसके पास है? मंत्री परिषद के पास है, जिसका प्रधानमंत्री होता है। आगे बोला है कि संविधान के अनुच्छेद 75 क्लॉज ए या 75 क्लॉज 1 भी 1 भी कह सकते हैं, में प्रावधान किया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। यानी सिंपल बोल रहा है कि 75 में, आर्टिकल 75 में कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा, लेकिन किसके कहने पे? प्रधानमंत्री के कहने पे। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं आप? मैं क्या बोल रहा हूं फिर समझिएगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री के कहने पर। आगे बोल रहा है लेकिन राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा यह स्पष्ट नहीं किया गया है। सामान्य परंपरा यह है कि लोकसभा में किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत न हो तो राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करता है। तो राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करता है। सामान्यतः वह सबसे बड़े दल के नेता को अथवा सबसे बड़े गठबंधन वाले दलों के नेता को प्रधानमंत्री, यानी कहने का मतलब ये है, यहाँ समझिएगा, थोड़ा चीज़ों को अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। यहाँ पे बोल रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा प्रधानमंत्री के कहने पे। इतना बात है। लेकिन जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा अनुच्छेद 75 के अनुसार, तो क्या राष्ट्रपति किसी व्यक्ति की नियुक्ति कर सकता है प्रधानमंत्री के रूप में? तो यहाँ पर किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं कर सकता है वो। तो किसकी नियुक्ति करेगा वो? जो उस दल में लोकसभा में जो सबसे बड़े, जो स्पष्ट बहुमत जिसको प्राप्त हो, उसके दलों के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। या अगर किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं है तब भी उसमें देखा जाएगा कि सबसे बड़ा दल कौन है, या तीसरा ऑप्शन है कि गठबंधन में सबसे बड़ा दल कौन है, वैसे लोगों को नियुक्त करेगा। बोल रहा है कि प्रधानमंत्री के लिए वही योग्यताएं होनी चाहिए जो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री संसद का सदस्य और बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। यह अनिवार्य नहीं है कि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य हो। अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा से भी है तो वो भी प्रधानमंत्री बन सकता है। यहाँ पे लोकसभा का सदस्य हो, राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते उसे लोकसभा का सदस्य बहुमत से अपना नेता चुन ले। प्रधानमंत्री पद पर ऐसा भी व्यक्ति नियुक्त किया जा सकता है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य न हो, लेकिन अगर वह व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है तो उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्य अपना नेता चुन लेंगे, लेकिन उसे 6 माह के अंदर संसद का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री केवल वही व्यक्ति बनेंगे जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य होंगे। अगर किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना है तो बनाया जा सकता है, भले ही वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद उसे 6 महीने के अंदर वह संसद के किसी सदन का सदस्य बनेगा ही, उसको बनना अनिवार्य है। ये बात यहाँ पे बोल रहा है। फिर बोल रहा है कि प्रधानमंत्री पद पर ऐसा भी व्यक्ति नियुक्त किया जा सकता है जो संसद के किसी भी आगे बोला कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति
जो प्रधानमंत्री होता है वो राष्ट्रपति तथा मंत्रिपरिषद के बीच सेतु का कार्य करता है। वह मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति के मांगे जाने पर अन्य सूचनाएं भी वह उस तक पहुंचाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद। तो चलिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद में क्या है, यहाँ पे चीजों को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। बोला कि मंत्रिपरिषद में एक प्रधानमंत्री तथा आवश्यकता अनुसार अन्य मंत्री होते हैं। मंत्रियों की संख्या संविधान के द्वारा निश्चित नहीं की गई है। पहले कि कितने व्यक्ति मंत्री बनेंगे इसका कोई संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया गया है, लेकिन 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 91वां संशोधन के द्वारा केंद्र में मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। यानी मिनिमम कितना होगा इसके बारे में बात नहीं की गई है, लेकिन मैक्सिमम के बारे में बात की गई है कि लोकसभा में जितनी भी सीटें हैं उसका मैक्सिमम 15% ही, लोकसभा के मैक्सिमम 15% सदस्य ही मंत्री नियुक्त हो सकते हैं। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, इन चारों श्रेणियों के मंत्री सम्मिलित होते हैं। लेकिन मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं। यानी मंत्रिमंडल का मतलब होता है कि जिसके पास सबसे महत्वपूर्ण कुछ मंत्रालय होते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल है पूरा, बीच में प्रधानमंत्री है जो आंतरिक कैबिनेट मंत्री हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या बोल रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री, आंतरिक कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री और संसदीय सचिव, ये सारे के सारे बनाए गए हैं ऐसे। ठीक है ना, यानी सबसे अंदर कौन है, उसके बाद कैसे कौन से सारे चीजें हैं उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे जो महान्यायवादी हैं, जिसको अटॉर्नी जनरल हम लोग कहते हैं। महान्यायवादी जिसे हम लोग अटॉर्नी जनरल कहते हैं, अटॉर्नी जनरल। ठीक है ना, महान्यायवादी को हम लोग क्या बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल। तो यहाँ पे देखिए महान्यायवादी जिसको हम इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल कहते हैं, महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और पारिश्रमिक भी राष्ट्रपति निर्धारित करता है, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का वर्णन किया गया है। महान्यायवादी पद के लिए वही अर्हताएं होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। महान्यायवादी पद के लिए वही अर्हताएं होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की होती है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण कर सकता है। भारत का महान्यायवादी, यानी महान्यायवादी है क्या समझेंगे। महान्यायवादी एक प्रकार से भारत सरकार के एक प्रकार से वकील के रूप में काम करता है, विधि सदस्य के रूप में काम करता है कि अगर भारत सरकार के खिलाफ कोई केस कर दिया तो भारत सरकार की तरफ से कौन कोर्ट में रिप्रेजेंट करेगा, तो जो कोर्ट में आदमी रिप्रेजेंट करता है ना, उसी को हम लोग अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी कहते हैं। और यह भारत सरकार की तरफ से केस लड़ता है। ठीक है ना, उसी के बारे में आप बात करेंगे जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। इनका भी कार्यकाल सामान्यतः 5 साल के होते हैं, लेकिन इसे किसी भी समय पद से हटाया जा सकता है। भारत का महान्यायवादी मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन उसे किसी भी सदन में बोलने का अधिकार है। महान्यायवादी भले ही मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वह संसद के किसी भी सदन में बोल सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन इसे मत देने का अधिकार नहीं होता है। यहाँ पर दिया भी हो, वह संसद के किसी भी सदन में मत देने का अधिकार नहीं होता है उसे। आगे बोला है कि महान्यायवादी का मुख्य कार्य राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए विधि संबंधी प्रश्नों पर सलाह देना है। बोला है कि महान्यायवादी का मुख्य कार्य क्या है, तो जो राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए विधि संबंधी जो प्रश्न है उस पर सलाह देना है। अपने कर्तव्यों के पालन में उसे
देश के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार प्राप्त होता है। उसके बाद बोला कि भारत में महान न्यायवादी का पद एक स्वतंत्र पद है। भारत में महान न्यायवादी का पद एक स्वतंत्र पद है, जबकि ब्रिटेन में वह वहाँ के मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। यानी भारत में जो महान न्यायवादी का पद है वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है, लेकिन जो ब्रिटेन में महान न्यायवादी होता है वह वहाँ के मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। ये बात हम लोग पूरा देखें महान न्यायवादी के बारे में। तो महान न्यायवादी पद का वर्णन किस संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। वह भारत सरकार के एक विधि सदस्य के रूप में काम करते हैं। वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वह संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसका इसको हम लोग इंग्लिश में कैग बोलते हैं। कैग, CAG, कैग, ठीक है, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर 151 के बीच में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की व्यवस्था की गई है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यानी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और कैग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उसका वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है, जो भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, संचित निधि से दिया जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को महाभियोग की प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है। इम्पीचमेंट के माध्यम से इसे हटाया जाएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के विरुद्ध महाभियोग लाने के दो आधार हैं। यानी बोल रहा है कि अगर कैग को उसके पद से हटाया जाएगा, पद से हटाने का क्या आधार है, क्या आधार है, उसे पद से हटाने का क्या आधार है? तो उसे पद से हटाने के दो आधार हैं, ठीक है ना, दो आधार है। कौन कौन? एक है साबित कदाचार, साबित कदाचार। अगर सदाचार साबित हो गया उस केस में, या उसको लग गया कि भाई यह व्यक्ति काम करने के लिए अभी कैपेबल नहीं है, तो असमर्थता, असमर्थता, असमर्थता। तो दो ऐसे आधार हैं जिस आधार पर कैग को उनको पद से हटाया जा सकता है। आगे बोला है कि नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक भारत एवं उसके सभी राज्यों एवं संघ केंद्र शासित प्रदेशों की संचित निधि से किए जाने वाले व्यय की समीक्षा करता है और उन पर यह प्रतिवेदन देता है कि ऐसा व्यय विधित किया गया है अथवा नहीं। यानी मतलब यह है कि कैग का काम क्या है? कैग का काम है, जो अगर वह केंद्र सरकार हो तथा या वह राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों ही सरकारों में जो पैसा इन दोनों सरकारों के संचित निधि से खर्च हुए हैं, संचित निधि से व्यय किए गए हैं, संचित निधि से व्यय किए गए हैं, उस व्यय पर उसकी समीक्षा करेगा। उसका समीक्षा करने का बात है, समीक्षा करेगा कि भाई क्या है, सही है, नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद बोल रहा है कि संघ व संघ तथा राज्यों के आकस्मिक निधियों तथा सार्वजनिक लेखाओं के सभी व्ययों की भी समीक्षा करता है तथा उन पर अपना प्रतिवेदन देता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं तो क्या है वह संघ तथा राज्यों के आकस्मिक निधि, ठीक है ना, तथा सार्वजनिक लेखाओं के सभी व्ययों की भी समीक्षा करता है तथा उन पर अपना प्रतिवेदन देता है। वह संघ तथा राज्यों के सभी विभागों द्वारा किए गए सभी व्यापार
और विनिर्माण व्यापार यानी जो ट्रेड किया जाता है, विनिर्माण यानी जो मैन्युफैक्चर्ड है, विनिर्माण संबंधी हानि और लाभ हानि लेखाओं की भी, यानी कहने का मतलब है कि कितना व्यय हो रहा है सारे व्ययों की समीक्षा करेगा। ठीक है ना। उल्लेखनीय है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारत की संचित निधि से निकाले जाने वाले धन पर कोई नियंत्रण नहीं लगा सकता है, वह व्यय किए जा चुके धन की ही समीक्षा, यानी बोल रहा है कि ऐसा कैग के पास इतना पावर नहीं दिया गया है कि वह संचित निधि से कितना धन को निकाला जाए और कितने धन को डाला जाए, यह काम करे। इनका बस एक काम है कि संचित निधि से जो पैसा को निकाल दिया गया है, जो पैसे व्यय हो गए हैं, उनकी समीक्षा करना इनका मुख्य कार्य है। अब हम लोग बात करेंगे कुछ निधि के बारे में, जैसे भारत की संचित निधि का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, उसमें क्या क्या चीज़ें दी गई है। आइए हम लोग, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे थे कि बार बार आ रहा था संचित निधि, आकस्मिक निधि, इन सारे निधियों के बारे में हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो बोल रहा है कि भारत की संचित निधि पर भारित व्यय निम्न है। पहले तो बात याद रखने की, भारत की संचित निधि का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 266 में दिया गया है। और संचित निधि पर पैसे जो खर्च होते हैं, कौन कौन व्यय के जो व्यय हैं वह भारत के संचित निधि से उसके पैसे को निकाला जाता है। तो पहला है राष्ट्रपति का वेतन देना हो, भत्ता देना हो और अन्य व्यय करना हो राष्ट्रपति पर, वो पैसे भारत के संचित निधि से निकाले जाते हैं। दूसरा बोला है कि राज्यसभा सभापति और उपसभापति, राज्यसभा के सभापति हो, उपसभापति हो, लोकसभा के अध्यक्ष हो और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते भी भारत के संचित निधि से दिए जाते हैं। तीसरा बोला है कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट तथा उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन, भत्ता तथा पेंशन भी भारत के संचित निधि से दिया जाता है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन, कैग का वेतन, भत्ता, पेंशन भी भारत के संचित निधि से दिया जाता है। ऐसा ऋण जिसे देने का भार भारत सरकार पर है, अगर कोई ऐसा ऋण लोन है जो भारत सरकार पर हो और भारत सरकार उस लोन को चुकाना चाहती है, तो उसका भी पैसा भारत के संचित निधि पर दिया जाता है। भारत सरकार पर किसी न्यायालय द्वारा दी गई डिग्री या पंचाट, कोई अन्य व्यय जो संविधान द्वारा या संसद विधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित करे, ये भी सारे के सारे उसी से दिए जाते हैं। भारत की आकस्मिकता निधि, यानी कहने का मतलब ये है कि संचित निधि, दो प्रकार की निधि है, एक है संचित निधि जिसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और तीसरा है आकस्मिक निधि। क्या है? आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि जिसको बोलते हैं कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो संचित निधि का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में किया गया है और आकस्मिक निधि का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल्स 267 में किया गया है। 267 में किया गया है। ठीक है, तो यहां बोल रहा है कि भारत की आकस्मिकता निधि 267, संविधान का अनुच्छेद 267, संसद और राज्य विधानमंडल, संसद और राज्य विधानमंडल, संसद लोकसभा तथा राज्यसभा, राज्य विधानमंडल विधानसभा तथा विधान परिषद को अपनी स्थिति के अनुसार भारत या राज्य की आकस्मिकता निधि सर्जित करने की शक्ति देता है। यह निधि 1950 द्वारा गठित की गई है। यह निधि कार्यपालिका के व्यय के लिए बनाई गई है। यानी आकस्मिकता निधि काम क्या करती है कि जो कार्यपालिका है, जो एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका है, अगर वहां पे कुछ पैसे को निकाला गया तो उसका पूरा व्यय यही देखती है। अब हम लोग बात करेंगे संघीय विधानमंडल। संघीय विधानमंडल यहां तक किसी को डाउट है? यहां तक किसी को डाउट हो तो पहले पूछ लीजिए। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो एक बार पूछ लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे यहां से।
किसी कोई डाउट हो है तो पूछ लीजिए एक बार जल्दी से। आइए तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग संघीय विधानमंडल हो या इसी को हम लोग बोलते हैं संसद। संसद भारत में केंद्रीय विधायिका के 2 सदन हैं, यानी संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन कहते हैं, यह कभी विघटित नहीं होती है। लोकसभा को हम लोग निम्न सदन बोलते हैं, यह टाइम टू टाइम विघटित होती रहती है। राज्यसभा को द्वितीय और उच्च सदन कहते हैं। देखिए दिया भी है कि राज्यसभा को द्वितीय और उच्च सदन कहते हैं, जबकि लोकसभा को प्रथम और निम्न सदन कहते हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति भी, यानी अगर संसद है, अगर पूछेगा कि संसद के कौन कौन से अंग हैं और संसद का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो संसद का वर्णन अनुच्छेद 79 में किया गया है। राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में किया गया है और लोकसभा का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया है। संसद के कौन कौन से अंग हैं, तो संसद के 3 अंग हैं। एक है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा और तीसरा है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, ठीक है। तो इसके देखिए यहाँ पे दिया है कि इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति भी केंद्रीय विधायिका का अंग होता है, ठीक है। आइए यहाँ पे थोड़ा चीज़ों को और देखते हैं, हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। बोला कि संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा। लोकसभा में टोटल कितने सीट हैं उसी के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। देखिए यहाँ पे चीज़ों को, लोकसभा टोटल 545 सीट है। एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, कुछ समितियां हैं। राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है, लोकसभा अध्यक्ष इसकी बैठक करता है। राज्यसभा में 250 सीटें हैं, 238 निर्वाचित होते हैं, 12 नामांकित किए जाते हैं। आइए यहाँ पे हम लोग थोड़ा चीज़ों को और समझने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर संसद राज्यसभा में सीटों की संख्या के बारे में बात कर रहे हैं, कौन से किस में किसको कितना सीट दिया गया है। चलिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, यहाँ से थोड़ा चीज़ों को यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। बोल रहा है कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है या धनिकों का सभा इसको बोला जाता है। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है, जिसमें 238 को निर्वाचित किया जाता है, 12 को मनोनीत किया जाता है। परंतु वर्तमान में यह संख्या 245 है। यानी कहने का मतलब यह है कि राज्यसभा में मैक्सिमम अगर सीटें बढ़ेंगी तो 250 हो सकती हैं, 250 हो सकती हैं। वर्तमान में अभी 245 सदस्य सीटों पर चुनाव किया जाता है और उस 245 सदस्यों में 233 सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है और 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। 12 सदस्यों को क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। ठीक है। आगे बोला है कि इनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव प्राप्त हो। शेष सदस्य जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से एमएलए द्वारा निर्वाचित होते हैं। इसके चुनाव विभिन्न राज्यों और संघ क्षेत्रों में, यानी सिंपल कहने का मतलब ये बोल रहा है कि राज्यसभा का वर्णन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 में किया गया है, जिसमें राज्यसभा में टोटल मैक्सिमम 250 सीट हो सकते हैं,
लेकिन वर्तमान में राज्यसभा में 245 सीटों पर चुनाव किए जाते हैं। उस 245 सीटों में से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 233 सदस्य का निर्वाचन किया जाता है। वो 12 सदस्य जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं वो वैसे सदस्य होते हैं जिन्हें साहित्य, कला और विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि में अपना अच्छा अनुभव प्राप्त हो। अब राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उस योग्यताओं के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो ध्यान देंगे। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है वो है कि वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 30 वर्ष से कम न हो, यानी उसकी आयु पूरी 30 वर्ष पूरा हो चुका हो, वह किसी लाभ के पद पर न हो, पागल न हो, दिवालिया न हो, ऐसी अन्य योग्यताएं रखता हो जो संसद के किसी कानून द्वारा निश्चित की जाए। यानी बोल रहा है कि ये तो कॉमन हो गया 3-4, लेकिन बोला है कुछ ऐसी भी योग्यताएं रखना होगा उसे कि अगर संसद को रिक्वायरमेंट है, अगर उसकी जरूरत पड़ी तो उनको वह दिखानी होगी। राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए उस राज्य में संसदीय क्षेत्र का मतदाता होना आवश्यक है। यानी अगर आप किसी राज्य से राज्यसभा का सदस्य बनने के जा रहे हैं तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उस राज्य में जो आपका संसदीय क्षेत्र है वहाँ का मतदाता होना आवश्यक है, जिस राज्य से वह चुनाव लड़ रहा है। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि कार्यकाल क्या है राज्यसभा के। तो सबको पता है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है, यह कभी भंग नहीं होता है, बल्कि इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और इनके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव हो जाता है। इस प्रकार राज्यसभा का प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। यानी राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्षों का होता है, लेकिन इनमें से प्रत्येक दूसरे वर्ष राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अपना कार्यकाल पूरा करते हैं और कार्यकाल पूरा करके फिर से दूसरे लोगों को उनके जगह पर भरा जाता है। ये बात यहाँ पे बोल रहा है। अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं पदाधिकारी के बारे में। तो राज्यसभा में 2 पदाधिकारी होते हैं, एक सभापति, एक उपसभापति। तो सबको पता है कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। भारत में एक ऐसा ही पद है उपराष्ट्रपति का जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी राज्यसभा का वह पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तथा राज्यसभा अपने में से किसी एक सदस्य को उपसभापति निर्वाचित करती है। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति सभापति के कर्तव्यों का पालन करता है कि अगर एक तो राज्यसभा का जो सभापति हो गया वो तो उपराष्ट्रपति हो गया, और जो उपसभापति बनते हैं तो राज्यसभा अपने सदस्यों में से ही किसी एक को उपसभापति बना देती है। अगर अगर सभापति के रूप में कार्य नहीं कर रहे हैं राष्ट्रपति, तो उस केस में जो उपसभापति होता है वही वहाँ पे कार्य करता है। उपसभापति को राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने कुल बहुमत से प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। अगर उनको हटाना होगा उपसभापति को तो सिंपल बहुमत से उसको हटाया जा सकता है। राज्यसभा के कार्य तथा शक्तियाँ क्या क्या है, तो संविधान संशोधन की शक्ति भी दिया गया है राज्यसभा को। संविधान संशोधन की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 368। संविधान में किसी प्रकार से अगर संशोधन किया जाए तो सबसे पहले बिल कहाँ पर आएगा, राज्यसभा में। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राज्यसभा के सदस्य लोकसभा के सदस्यों के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा कुछ अन्य पदाधिकारियों पर महाभियोग लगा सकती है। यही इसके राज्यसभा के कार्य हैं। और भी बहुत सारे कार्य हैं, हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पे। चलिए, राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर बहुमत से प्रस्ताव
पास कर उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है। 1 माह से अधिक अवधि तक, यहाँ पर समझेंगे, 1 माह से अधिक अवधि तक यानी यदि आपातकाल लागू रखना हो, यानी जो इमरजेंसी के बारे में बात कर रहा है कि अगर इमरजेंसी लागू रखना हो 1 माह से अधिक तक, तो उस प्रस्ताव का अनुमोदन लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों से पारित होना आवश्यक है। आगे बोल रहा है कि राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह संकल्प पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, तो संसद राज्य सूची में बनी किसी विषय पर कानून बना सकती है। यानी कहने का मतलब है कि आर्टिकल 249 में प्रावधान किया गया है कि अगर राज्य सूची में जो विषय दिए गए हैं, अगर उस पर कुछ कानून बनाना है जो राष्ट्रीय हित के लिए है, तो वह संकल्प राज्यसभा से ही पारित होगा। तो संसद को उस विषय के संबंध में कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। इस प्रकार बनाया गया कानून केवल 1 वर्ष तक ही इन्फोर्स रहेगा, 1 वर्ष तक वैलिड रहेगा, परंतु राज्यसभा पुनः संकल्प पारित करके 1 वर्ष के समय को और 1 वर्ष तक के लिए बढ़ा सकती है तथा बार बार संकल्प पारित करके इस अवधि को असीमित समय कर सकती है। राज्यसभा ने इस अधिकार को अब तक 2 बार प्रयोग भी किया है। 2 बार प्रयोग किया है राज्यसभा। कब कब? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चीजों को देखते हैं हम लोग। एक 1952 में राज्यसभा ने संकल्प पारित करके संसद को व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन, वस्तुओं की उपलब्धि तथा वितरण के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया था। और 1986 में राज्यसभा ने संकल्प पारित करके संसद को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सुरक्षा क्षेत्र की व्यवस्था करने के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया था। यानी अब तक ऐसे 2 बार हो चुका है। अखिल भारतीय सेवाओं, जो ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में बात की जाती है, जो ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में बात किया जाता है, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में दिए गए हैं, कि अधीन यह प्रावधान किया गया है कि राज्यसभा अपने उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह संकल्प पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है। संसद संघ और राज्यसभा के लिए सम्मिलित 1 या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करे तो संसद को ऐसा अधिकार मिल जाता है। ठीक है। देखिए, यहाँ पे राज्यसभा को पावर दिया गया कि राज्यसभा ऑल इंडिया सर्विसेज को सृजित कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। 1961 में भारतीय इंजीनियरिंग सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय चिकित्सा सेवा सृजित किया गया था। और 1965 में भारतीय कृषि सेवा तथा भारतीय शिक्षा सेवा भी किया गया है। हम लोग बात करेंगे लोकसभा के बारे में। आइए तो यहाँ पे देखते हैं लोकसभा के बारे में। जो लोकसभा होता है वह संघीय सदन का निम्न अथवा लोकप्रिय सदन होता है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या, यानी अभी लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552 हो सकता है। 552, 530, 20, 2, लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या 545 ही है। यानी अगर कभी बढ़ेगा तो 550 तक जा सकता है, लेकिन वर्तमान में उसकी संख्या कितनी है? 545 है। आगे देखते हैं 91वां संशोधन 2003 कैबिनेट का आकार, यानी अभी मैंने बताया था कि जो लोकसभा के कितने प्रतिशत सदस्य मंत्री बन सकते हैं, तो यहाँ पर वही बात बताया जा रहा है कि कैबिनेट का आकार कब बढ़ाया गया? 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा, कि कैबिनेट का आकार 15% होगा सदन का,
एक तिहाई सदस्य से कम यदि दल बदल करेंगे तो सदस्यता समाप्त होगी, 12 से कम नहीं होगी। और 84वां संविधान संशोधन 2002 लोकसभा क्षेत्रों का आवंटन 2026 तक यथावत रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि लोकसभा में जो सीटों की संख्या जो निर्धारित की गई है 552, ये 2026 तक ऐसा ही रहेगा। फिर 2026 के बाद देखा जाएगा कि उसमें कुछ संशोधन करना है या उसी को कंटिन्यू आगे बढ़ाना है। ठीक है, आगे बोला कि निर्वाचकों की योग्यता, निर्वाचकों की योग्यता के बारे में बात कर रहा है। तो लोकसभा के चुनाव में उन सभी सदस्यों का मतदान का अधिकार होगा जो भारत के नागरिक हैं। 61वां संविधान संशोधन 1989 के अनुसार जिनकी आयु 18 वर्ष, पहले क्या था 21 वर्ष था, लेकिन 1989 में यानी 1989 में 61वां संविधान संशोधन 1989 में इसकी संख्या को घटा दी गई और अब करेंगे जो बच्चे 18 वर्ष हैं तो वोट दे सकते हैं। जो पागल या दिवालिया नहीं है और जिन्हें संसद के कानून द्वारा किसी अपराध, भ्रष्टाचार या गैर कानूनी व्यवहार के कारण मतदान से वंचित नहीं कर दिया गया है, तो सभी लोग निर्वाचकों की योग्यता रखते हैं। चलिए आगे बोला कि यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों के लिए चुना जाता है, यानी अगर कोई व्यक्ति लोकसभा के लिए भी चुन लिया गया और एक व्यक्ति राज्यसभा के लिए भी चुन लिया गया और दोनों सदनों में से किसी में अपना स्थान ग्रहण नहीं किया, तो अपने चुने जाने की तिथि से 10 दिन के भीतर आयोग के सचिव को लिखित सूचना देगा कि वह किस सदन का सदस्य बना रहना चाहता है। जिस सदन का वह सदस्य बना रहना चाहता है उसके अतिरिक्त दूसरे सदन का उसका स्थान रिक्त हो जाएगा यदि व्यक्ति चुनाव आयोग के सचिव को ऐसी सूचना नहीं देता है। यदि व्यक्ति चुनाव आयोग के सचिव को ऐसी सूचना नहीं देता है तो उसका राज्यसभा का स्थान स्वतः 10 दिन बाद समाप्त हो जाएगा। राज्यसभा का, यानी लोकसभा रहेगा, राज्यसभा उनको नहीं मिलेगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर कोई व्यक्ति लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के लिए चुन लिया गया तो उसको किसी एक में तो 10 दिन के अंदर बताना होगा कि भाई मैं किस सदन के सदस्य को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। अगर वह ऐसा नहीं बता रहा है तो 10 दिन अंदर में वो क्या किया जाएगा, उनका स्थान खाली हो जाएगा, लेकिन वो राज्यसभा के सदस्य नहीं बन सकते हैं, वो लोकसभा के सदस्य कंटिन्यू बन के आगे सर्व करेंगे। यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में से किसी में या राज्य के विधानमंडल में से किसी के लिए एक स्थान से अधिक स्थान के लिए निर्वाचित हो जाता है तो उसे एक स्थान छोड़कर अन्य स्थानों से 14 दिन के अंतर्गत त्यागपत्र दे देना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसके सभी स्थान स्वतः रिक्त हो जाएंगे। ठीक है ना, स्वतः रिक्त हो जाएंगे। अब अधिवेशन के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे लोकसभा और राज्यसभा का अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए। लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए और स्थगित किए जाते हैं। इस संबंध में नियम केवल यह है कि लोकसभा की 2 बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। संसद के दोनों सदनों में गणपूर्ति का मतलब यह है कि संसद में किसी प्रकार की अगर कार्यवाही करनी हो, संसद में अगर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही करनी हो तो कार्यवाही करने के लिए मिनिमम संसद के जितने भी, लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं या राज्यसभा में जितने भी सदस्य, उसका 1/10वां भाग उपस्थित होना आवश्यक है। बोल रहा है कि संसद के सदनों को कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए गणपूर्ति आवश्यक है। गणपूर्ति के लिए सदन के कुल सदस्यों के 10वें भाग, 1/10वें भाग का सदन में उपस्थित रहना आवश्यक है। यदि किसी समय
संसद के किसी सदन के गण पूर्ति नहीं होती तो अध्यक्ष या सभापति तब तक के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित कर सकता है जब तक कि सदन की गण पूर्ति न हो जाए। कुल वैध मतों का, यहाँ बोला है कुल वैध मतों का 1/6 भाग या मत जमानत बचाने के लिए पाना अनिवार्य है। यानी बोल रहा है कि अगर कोई व्यक्ति है तो उसका जितना भी मत मिला है, जितना भी वैलिड वोट पड़े हैं, उस वैलिड वोट का अगर 1/6 भाग उसे प्राप्त नहीं हो रहा है, अगर 1/6 भाग उसे प्राप्त नहीं हो रहा है तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। ठीक है ना, जमानत जब्त हो जाएगी। आगे आइए, अब देखिए हम बात करेंगे संसद सदस्यों की योग्यता, यानी लोकसभा में सदस्यों की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, दूसरा बोला है कि उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक हो। तीसरा बोला है कि भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वह कोई लाभ का पद धारण न किए हुए हो, यानी लाभ के पद पे न हो। चौथा बोल रहा है कि वह किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया न ठहराया गया हो तथा पागल न हो। वह संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा अयोग्य न ठहराया गया हो, यानी अगर कोई संसद कानून बना रही है तो उसके द्वारा वह अयोग्य न ठहराया गया हो। संसद के कानून द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं भी हो, यानी संसद की योग्यता में भारत का नागरिक हो। सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो। सवाल पूछता है कि भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष। अगर पूछेगा तो ऑप्शन में दे रहा है 30 वर्ष तो भी सही है। वो पूछ रहा है राज्यसभा के लिए, क्योंकि भारत का जो प्रधानमंत्री बनते हैं, भारत के प्रधानमंत्री जो बनते हैं वो लोकसभा से ही बन सकते हैं और राज्यसभा से ही बन सकते हैं। तो लोकसभा से बनेंगे तो उनके लिए उनकी आयु मिनिमम 25 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन अगर वह व्यक्ति राज्यसभा से बन रहा है तो उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष की होनी चाहिए। ठीक है ना। अब हम लोग यहां पर देखेंगे कार्यकाल। कार्यकाल बोला है तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है, किंतु प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। आगे बोल रहा है कि संकट काल की घोषणा लागू होने पर संसद, संकट काल यानी इमरजेंसी के बारे में बात कर रहा है, संकट काल की घोषणा लागू होने पर संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है। यानी अगर कभी संकट हो गया, इमरजेंसी हो गया, तो उनके कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। लोकसभा का अगर कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल अगर बढ़ाया गया, लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया तो उसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बार में ओनली 1 वर्ष, एक बार में 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाया जा सकता है। ठीक है ना, 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाया जा सकता है। चलो इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे पदाधिकारी के बारे में। तो लोकसभा में जो पदाधिकारी होते हैं वो भी इसमें भी 2 होंगे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। जिस राज्यसभा में पदाधिकारी होते थे सभापति तथा उपसभापति, उसी तरह लोकसभा में उनके जो पदाधिकारी होंगे वह 2 होंगे, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। बोल रहा है कि लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी। इनका कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल तक अर्थात समय से पूर्व भंग न होने की स्थिति में 5 वर्ष होता है, परंतु इस अवधि के अंदर अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष स्वेच्छा से अपने पदों से त्यागपत्र दे सकते हैं तथा उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। अब तक विधेयक को पारित करने के संबंध में संसद की संयुक्त बैठक में 3 बार विधेयक या दहेज प्रतिषेध विधेयक, बैंककारी सेवक आयोग विधेयक 1978 तथा 2002 में पोटा पारित किए गए हैं। धन विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति से, यानी बोल रहा है कि धन विधेयक को
राष्ट्रपति के सहमति से ही लोकसभा में पेश किए जाते हैं। धन विधेयक को राष्ट्रपति के सहमति से ही लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, इस बात को समझ पा रहे हैं। और कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं कि इसका लास्ट डिसीजन लोकसभा अध्यक्ष चुनाव करता है। वही बात यहां बोल रहा है। बोला कि धन विधेयक को राष्ट्रपति के सहमति से लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद धन विधेयक को राज्यसभा में भेजा जाता है। जब राज्यसभा को विधेयक भेजा जाता है तब उसके साथ लोकसभा अध्यक्ष का यह प्रमाण पत्र संलग्न होता है कि वह विधेयक धन विधेयक ही है। लोकसभा को ही यह निर्णित करने की शक्ति है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। राज्यसभा को धन विधेयक के संबंध में बहुमत कम अधिकार है, यानी बहुत ही कम अधिकार है। अगर कोई मनी बिल है, यानी धन विधेयक है, मनी बिल है, तो कहाँ पे भेजा जाएगा? पहले लोकसभा में भेजा जाएगा। लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में भेजा जाएगा और राज्यसभा को अधिकार दिया गया है कि राज्यसभा उस विधेयक को मात्र 14 दिन तक ही अपने पास रख सकते हैं। अगर वो 14 दिन तक अपने पास रख कर उस पर अपनी सहमति नहीं जता रहे हैं तो 14 दिन बाद यह मान लिया जाएगा कि वह बिल को उन्होंने अपनी सहमति दे दी है। ठीक है। और राज्यसभा जो है जितना 14 दिन तक जो विधेयक को रखेंगे मनी बिल को, उसमें किसी प्रकार से कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं, संशोधन नहीं कर सकते हैं। ये बात को यहां पर बताया गया है। देखिए जो पढ़िएगा यहां पे मैंने बताया सेम बात। यदि लोकसभा राज्यसभा की किसी सिफारिश को स्वीकार करती है या अस्वीकार करती है तो दोनों स्थिति में विधेयक को पारित किया गया माना जाएगा। उसके अतिरिक्त राज्यसभा धन विधेयक को अपने यहाँ 14 दिन से अधिक नहीं रख सकती। यदि राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन से अधिक रोकती है तो विधेयक को उस रूप में पारित माना जाएगा जिस रूप में लोकसभा ने पारित किया था। विनियोग विधेयक, समझ में आ रहा है ना? उसके यहाँ बात देखें, कार्यकारी अध्यक्ष भी है। कार्यकारी अध्यक्ष का मतलब होता है प्रोटेम स्पीकर। कार्यकारी अध्यक्ष कौन बोलते हैं? प्रोटेम स्पीकर। शपथ हेतु वरिष्ठ सदस्य, यानी प्रोटेम स्पीकर जो जब लोकसभा का इलेक्शन होता है तो उस टाइम सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया जाता है। वहीं बुजुर्ग व्यक्ति संसद के लोकसभा के सभी सदस्यों को वो सदस्यता दिलाता है। फिर है प्रथम लोकसभा, जो अध्यक्ष बने थे वो थे गणेश वासुदेव मावलकर। संविधान संशोधन संबंधी शक्तियां भी दी गई है। लोकसभा तथा राज्यसभा मिलकर राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा मिलकर राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है। राज्यसभा द्वारा पारित उपराष्ट्रपति को पदच्युत के प्रस्ताव पर लोकसभा का अनुमोदन आवश्यक है। ठीक है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, और हम लोग कल यहाँ से आगे चीज़ों को पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग कल यहाँ से आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।